हाँ बच्चों, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2040 तक चीन एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो सकता है। जो वर्तमान परिस्थितियां जिस हिसाब से चल रही हैं, यदि कोविड-19 ने कोई ऐसी परिस्थिति भविष्य में उत्पन्न नहीं की तो बहुत कुछ संभव है कि 2040 तक चीन एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व में स्थापित हो जाएगा। इस संदर्भ में हम निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। अब हेडिंग डालिए, नंबर 1 लिख के हेडिंग डालिए। चीन में नहीं, हेडिंग नहीं रहेगा, नंबर 1 लिख करके वैसे ही लिखिए, हेडिंग नहीं है। चीन में आर्थिक सुधारों को प्रारंभ करने के बाद, यानी चीन में जब आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए तो उसके बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही तीव्र गति से आर्थिक विकास कर रही है। चीन में जब आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए तभी से चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी से विकसित हो रही है। यदि उसकी अर्थव्यवस्था ऐसे ही विकसित होती रही तो निसंदेह यह 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। आज कोविड-19 के संकट काल में जब शेष विश्व की अर्थव्यवस्था गिर रही है, नीचे जा रही है, उस समय भी चीन की अर्थव्यवस्था
और उसकी जीडीपी में लगातार वृद्धि दिखाई दे रही है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक चीन वर्तमान आर्थिक शक्ति अमेरिका से काफ़ी आगे निकल जाएगा। वर्तमान स्थिति यह है कि चीन पूर्वी एशिया के विकास का प्रेरक बना हुआ है, पूर्वी एशिया के विकास का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि वह पड़ोसी देशों, चीन के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय मामलों में भी, जो पड़ोसी देश हैं चीन के और जो रीजनल क्षेत्रीय जो विषय हैं, उन मामलों में भी उसका हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है। भारत के साथ, आपके देश के साथ भी आप देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में पढ़े होंगे, दूरदर्शन पर देखे होंगे कि वर्तमान समय में सीमा पर तनाव जो बना हुआ है वह चीन की इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण ही दिखाई दे रहा है। उसी का प्रतिफल है। चीन की विशाल जनसंख्या, उसका बड़ा भूभाग, प्राकृतिक संसाधन, उसकी अर्थव्यवस्था, यह सभी मिल करके चाइना के प्रभाव को कई गुना बढ़ा रहे हैं। समझिए आप लोग, इसको दोबारा सुन लीजिए। चीन की विशाल जनसंख्या, उसका विशाल भूभाग, एक बहुत बड़ा देश है, आप देख ही रहे हैं, मानचित्र में देख सकते हैं। उसके प्राकृतिक संसाधन, उसकी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, इन सभी ने मिल करके चीन के प्रभाव को, उसके क्षेत्रीय प्रभाव को, उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को कई गुना आगे बढ़ा रहे हैं। अब नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 रहेगा, हेडिंग नहीं है, हमने पहले ही बताया है, वैसे ही लिखते चले जाइए। नंबर 2 है, नवीन आर्थिक नीतियों ने, चीन ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई, वो नवीन आर्थिक नीतियों ने चीन की अर्थव्यवस्था को काफ़ी गतिशील किया है। कृषि के नवीनीकरण, कृषि के निजीकरण, नवीनीकरण नहीं, कृषि के निजीकरण के कारण उसके कृषि उत्पाद में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई, और तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी समृद्ध हुई। नए श्रम कानून उसने अपने यहाँ प्रवर्तित किए, नए श्रम कानून लागू किए, तथा जगह जगह विशेष आर्थिक जोन उसने बनाया। इससे जो उसका विदेशी निवेश था, विदेशी व्यापार था, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और वह विश्व व्यापार में भी एक प्रभावशाली भूमिका में आ गया। तीसरा है चाइना, यानी चीन को चाइना भी कहा जाता है। चाइना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पूरे विश्व में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो चाइना देश है वह पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक खास आकर्षण बना हुआ है। वर्तमान समय में उसके पास विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा भंडार है। उसके पास विदेशी मुद्रा बहुत बड़ी मात्रा में संचित हो गई है, जिससे वह विश्व के अनेक देशों में, एशिया में, अफ्रीका के सुदूर निर्धन देशों में, लैटिन अमेरिका के देशों में भारी निवेश कर रहा है, और अपने इस निवेश के बल पर न केवल उन देशों के स्थानीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है, बल्कि वहाँ के क्षेत्रीय राजनीति को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अब अगला नंबर डाल लीजिए। 2001 में, सन 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। विश्व व्यापार संगठन एक संस्था है जो विश्व व्यापार को संचालित करती है। तो चाइना 2001 में विश्व व्यापार का संगठन का सदस्य बना और दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए। अब उसकी भविष्य की योजना विश्व अर्थव्यवस्था में अपने जुड़ाव को मजबूत करते हुए उस विश्व अर्थव्यवस्था को अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी मर्जी के अनुरूप संचालित करने की बन रही है।
अगला नंबर है चौथा के बाद पांचवा होगा। पांचवा लिखिए, चीनी अर्थव्यवस्था पर बाह्य विश्व यानी चीन के अलावे जो और दुनिया के जो देश हैं वे चीनी अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से लगभग निर्भर हो गए हैं। तो चाइना अपने व्यापारिक सहयोगियों पर जो उसके साथ व्यापार करते हैं, जहां वह प्रभावशाली भूमिका में आ गया है, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। और उसका यह नियंत्रण बहुत विश्व शांति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। वह विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे नेपाल में भी उसने काफ़ी भारी निवेश किया है और नेपाल उसके चीन के इशारों पर भारत के साथ अपने संबंधों में तनाव उत्पन्न कर रहा है। वह भारत के कई क्षेत्रों पर अपना दावा किया है तथा कह रहा है कि अयोध्या भारत में नहीं है, हमारे यहाँ है। ये सब चाइना के इशारे पर हो रहा है। इस प्रकार बढ़ती हुई चाइनीज अर्थव्यवस्था विश्व शांति के लिए भी खतरा उत्पन्न हो रही है। अब छठवां नंबर डालिए, 1997 में विश्वव्यापी वित्तीय संकट के समय चीन ने आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को संकट से निकाला था। हमने कल आसियान के बारे में अध्ययन किया था। तो 1997 में एक ऐसी स्थिति आई थी कि विश्व अर्थव्यवस्था काफ़ी संकट में पड़ गई थी। उस समय चाइना ने आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारा था। इसके अलावा वह अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिकी देशों में भी भारी निवेश कर रहा है। अब अगली हेडिंग डालेंगे, निष्कर्ष। चीन की निष्कर्ष के बाद निष्कर्ष हेडिंग डाले, सुबह लिखे, चीन की उपर्युक्त नीतियाँ, यानी जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है, चीन की उपर्युक्त नीतियाँ यह बतला रही हैं, यह स्पष्ट कर रही हैं कि यदि भविष्य में आगे चल करके कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है तो 2040 तक या 2040 के पहले भी चीन विश्व अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न लिख लीजिए। यह प्रश्न समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, माओ युग के बाद चीन की नई और आर्थिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। माओ युग के बाद चीन की नई आर्थिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। अथवा, इसमें दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है। अथवा चीन की नियंत्रित अर्थव्यवस्था और आज की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। दो प्रश्न हुआ कि माओ युग के बाद चीन की नई आर्थिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए, अथवा चीन की नियंत्रित अर्थव्यवस्था और आज की अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। अब इसका उत्तर डाल लीजिए आप लोग। उत्तर लिखिए, उत्तर में इसके लिखिए, उसके आगे उत्तर डाल करके लिखिए, वर्तमान समय में चीनी अर्थव्यवस्था पुरानी नियंत्रित माओवादी अर्थव्यवस्था से काफ़ी अलग हो गई है। वर्तमान समय में जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय चीन की अर्थव्यवस्था पुरानी माओवादी नियंत्रित अर्थव्यवस्था से काफ़ी अलग हो गई, काफ़ी भिन्न हो गई है। इसे हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। उसके आगे है, इसे हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 डालिए, हेडिंग डालिए, आर्थिक सुधारों को क्रियान्वित करना। नंबर 1 है आर्थिक सुधारों को क्रियान्वित करना। जब 1949 में माओ के नेतृत्व में चाइना में सशस्त्र क्रांति हुई थी और उसी समय को हम माओ युग कहते हैं। उस समय जो चीन की अर्थव्यवस्था थी वह सोवियत मॉडल पर आधारित थी, सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित थी, जहां सरकारी नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे। कृषि भी सरकार के ही नियंत्रण में थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी गिर गई, नीचे आ गई। बाद में जब चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में कई नीतिगत परिवर्तन किए और अमेरिका से 1972 में जब राजनयिक संबंध स्थापित हुआ तो चाइना ने एक अलग प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया, अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी,
विश्व के अन्य देशों के साथ उसने कई व्यापारिक समझौते किए, विशेष आर्थिक जोनों का निर्माण किया और एक खुली अर्थव्यवस्था की जब स्थापना की गई तो चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। 1978 में उसने अपने यहाँ आर्थिक सुधारों को क्रियान्वित किया और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाना प्रारंभ कर दिया। अब दूसरी हेडिंग डालिए, कृषि उद्योगों का निजीकरण। कृषि उद्योगों का निजीकरण। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से, मतलब क्रमशः धीरे धीरे खोलना प्रारंभ किया। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योग व्यापार संबंधी अवरोधों को हटा करके उसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया। अब अगली हेडिंग डालिए, कृषि के साथ साथ उद्योग का विकास। अगली हेडिंग है कृषि के साथ साथ उद्योग का विकास। चीनी अर्थव्यवस्था के प्रगति का मुख्य कारण कृषि के साथ उद्योगों का विकास करना भी है। यानी कृषि का भी विकास किया, उसके साथ साथ वहाँ के शासकों ने कृषि को उपेक्षित नहीं किया। कृषि के विकास के साथ साथ ही उद्योगों का विकास करना प्रारंभ किया। कृषि के निजीकरण के कारण ग्रामीणों के आय में वृद्धि हुई और व्यापार के नए कानून बनाए गए, विशेष आर्थिक जोन बनाए गए, अलग श्रम कानूनों को लागू किया गया। इससे वहाँ विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, विश्व व्यापार संगठन में शामिल। विश्व व्यापार संगठन में शामिल। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। जैसा कि हमने इसके पहले बताया है कि विश्व व्यापार संगठन एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विश्व के देशों के द्वारा निर्मित की गई है। तो चाइना 2001 में इस विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। वर्तमान समय में जब कोविड-19 के फैलाव के कारण विश्व में उसकी छवि काफ़ी प्रभावित हो गई है। अनेक देश वहाँ से अपने निवेश को बाहर निकाल रहे हैं। कई देश उसे अपने यहाँ निवेश के लिए प्रतिबंधित कर रहे हैं। जैसे अपने देश में ही उसे कई उद्योगों से या कई जगह निवेश करने ठीका से बाहर कर दिया गया है, निर्माण कार्यों से बाहर कर दिया गया है। कई उसके आय प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आज भी इस समय भी विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पिछड़े हुए देशों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, प्रगति नहीं किए हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के देश, लैटिन अमेरिका के देश, एशिया महाद्वीप के देश, इन देशों में वह भारी निवेश कर रहा है। अपने इस भारी निवेश के बल पर वह उन देशों की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, वहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं में हस्तक्षेप कर रहा है, वहाँ के मतलब किसी भी विषय पर वह हस्तक्षेप कर रहा है और वहाँ की राजनीति को अपने हिसाब से संचालित करने की कोशिश कर रहा है। हम अपने पड़ोसी देश नेपाल में देख सकते हैं, पाकिस्तान में देख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा नेपाल में जब सत्ताधारी दल में कई प्रकार के मतभेद उत्पन्न हुए तो चीनी राजदूत खुल करके बाहर आई और सभी उन पार्टियों के नेताओं के बीच में बैठ करके समझौता करने के लिए दबाव डालने लगी। तो यह स्थिति परिस्थिति देखी जा रही है और इसी के साथ आपका इस प्रश्न का भी उत्तर समाप्त हो जा रहा है। अब हम कल अगले प्रश्न को देखेंगे इसी अध्याय में। इसके साथ ही आपसे आग्रह है कि यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप समझ में न आ रहा हो तो आप हमसे मतलब पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन मत करिएगा, फ़ोन से बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम किस समय कहाँ हैं उसी समय प्राय फ़ोन आ जाता है, मैं उसको रिसीव नहीं करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में ही एक सेव की बटन है, उसको दबा देंगे तो यह वीडियो सेव हो जाएगा। तो उस समय नेट रहे या न रहे आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। एक लाइक आइकन बटन होगी, जब सब्सक्राइब वहीं पर एक अंगूठा दिखाया हुआ ऊपर दिखाया हुआ है, उसको दबा देंगे तो जब और इतना काम कर लेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालता हूँ आपके यूट्यूब पर स्वतः चला जाएगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। आदर्श स्टडी पॉइंट जब भी आप उसमें सर्च करेंगे तो आपके यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा।
एक पत्ती लगाई लोगो बना हुआ है मेरे चैनल पर। और आप मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा शिक्षण कार्य पसंद आ रहा होगा और अपनी प्रतिक्रिया से आप मुझे अवगत करा सकते हैं। और बड़ी तकलीफ़ है, बड़ा कष्ट है कि इस समय विद्यालय प्रांगण जहाँ आप लोगों के शोरगुल से, आप लोगों के आने जाने से चहल पहल बनी रहती थी, एकदम सूना सूना लग रहा है। लेकिन अब क्या किया जाए, नियत को यही मंजूर है, तो उसमें हमारा आपका बस नहीं है। जब तक ऐसे क्लासेस चल रहे हैं उसका लाभ उठाने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मेहनत करिए, परिश्रम करिए, हर परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए और हर समय नए परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना। जैसा विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो आप भी मानसिक और बौद्धिक रूप से उठिए, जागिए, चेतन रहिए और जो आप अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाए हुए हैं, गोल बनाए हुए हैं, उसको प्राप्त करने तक चैन से न बैठिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।